त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। जिला मुख्यालय स्थित नेचर पार्क में आज राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना घर घर औषधि योजना के प्रचार प्रसार एवं जन जागरूकता कार्यशाला का आयोजन प्रधान दीपचंद राहड़ की अध्यक्षता में किया गया। योजना पर प्रकाश डालते हुए क्षेत्रीय वन अधिकारी शंकरलाल सोनी ने बताया कि आगामी 5 वर्षों में प्रत्येक परिवार में गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा व कालमेघ प्रजाति के 24 पौधे निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। मुख्यालय नर्सरी चूरू में इस वर्ष चारों प्रजातियों के 1.40 लाख पौधे तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि नगर परिषद क्षेत्र हेतु मुख्यालय नर्सरी नेचर पार्क, नगर पालिका क्षेत्र रतन नगर में रैन बसेरा नगर पालिका एवं ग्राम पंचायत मुख्यालय पर राजीव गांधी सेवा केंद्र, उच्चतर राजकीय विद्यालय पौध वितरण केंद्र होगा। कार्यशाला में इंद्रपुरा सरपंच भावर किशन सिंह, पीथीसर पूर्व सरपंच आजम अली, लाखाऊ सरपंच विजेंद्र सिंह सहित अनेक जनप्रतिनिधि व सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ये राजस्थान सरकार की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है और इस योजना में इसी वर्ष से 2021-22 से 5 वर्ष तक प्रत्येक घर तक 24 पौधे औषधीय प्रजातियों के पहुंचाने की योजना है। इसमें 3 बार में प्रत्येक घर में 8-8 पौधे पहुंचेंगे। इस वर्ष राजस्थान में कुल जितने परिवार हैं उसमें से आधे परिवारों को अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी और कालमेघ 4 प्रजाति के 2-2 पौधे, कुल 8 पौधे आधे परिवारों को इस वर्ष, 8-8 पौधे आधे परिवारों को अगले वर्ष और एक बार दोबारा से सारे पूरे राजस्थान के प्रत्येक परिवार को तीसरे वर्ष में 8-8 पौधे, चतुर्थ वर्ष में फिर पुनः आधे परिवारों को और पंचम वर्ष में पुनः आधे परिवारों को। इस प्रकार से 3 फेज में 5 वर्ष में प्रत्येक परिवार तक 4 प्रजाति के 24-24 पौधे पहुंचाए जाएंगे। जैसा कि आपको विदित है, पिछले 1.25 साल से कोरोना जैसी महामारी ने विश्व में प्रकोप फैला रखा है और जिनका इम्यूनिटी पावर कमज़ोर था वो लोग इस बीमारी को झेल भी नहीं पाए। तो वरिष्ठ जो चिकित्सक हैं, जो आयुर्वेद के बड़े विशेषज्ञ हैं, उनकी एक कमेटी बना के राजस्थान सरकार ने इस पर रिसर्च करवाया और फिर ये तय किया कि इस प्रकार की प्रजाति के पौधे घर घर में होने चाहिए। उनका उपयोग घर के प्रत्येक सदस्य को जानकारी होनी चाहिए और इसके लिए एक पंपलेट जिस समय घर घर पौधा वितरण किया जाएगा। रतनगढ़ तहसील के गांव कादिया की नायकों की ढाणी में पेयजल की समस्या को लेकर बार बार अवगत कराने पर भी समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। इस ढाणी में 50 घरों के करीब 250 लोग निवास करते हैं। पेयजल संकट के समाधान के लिए जनप्रतिनिधि व प्रशासन कागजी योजनाओं का हवाला देकर चाहे जितने दावे कर ले, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पानी के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। जलदाय विभाग के अधिकारियों की उदासीनता एवं जनप्रतिनिधियों की अनदेखी का खामियाजा यहाँ के बच्चों को भी उठाना पड़ रहा है। हालात इतने बदतर है कि खेलने कूदने एवं पढ़ने लिखने के दिनों में बालक बालिकाओं को कमर पर रस्सी बांधकर कुएं से पानी की भरी हुई बाल्टी निकालनी पड़ रही है ताकि दिन भर की प्यास को बुझाया जा सके। खातर दुख पा रहे हमें तो ऐसे तो कमजोर सहारा में भाग हाथ हो रहे हमारा गोडा गया टूट मारा सारे दिन ही पानी तनी दुख पवा पानी बेचता करे सुख पास होते। अब गेल में थोड़ा सा दिन आयो, अब मना 4 हो गया, 4 महीना बाद में पानी आ रही को मारे छाट। नायकों की ढाणी में करीबन 5 साल पहले नई लाइन डलवाई थी और बूस्टर के माध्यम से यहाँ पानी पहुँचाया जाता अल्टरनेट व्यवस्था से और राजकुमार जी रिनवा के निर्देश के अनुसार यहाँ 2-3 साल पानी की सुविधा अच्छी रही। उसके बाद में आपनी योजना का पानी आने लग गया तो TDS जेल से पानी आता और पानी पहुँचाने के लिए कोई कर्मचारी की सुविधा नहीं होने के कारण लोगों ने अवैध कनेक्शन कर लिए और यहाँ नायकों की ढाणी पानी की किल्लत रहती है। फिर उसके बाद में ये सड़क निर्माण जो ठेकेदार है वो कभी कभार पानी आता तो लाइनें तोड़ दी, अधिकारियों को नॉलेज में दिया तो अधिकारियों ने सुनवाई नहीं की। ढाणी वालों ने पानी की किल्लत बताई तो उसने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए तो वहाँ पानी के लिए टैंकर की व्यवस्था करवाई थी। तो ढाणी वालों पूछा तो 1-2 रोज तो टैंकर आया, 1 रोज आया या 2 रोज आया, 2 रोज टैंकर आया। उसके बाद में वो टैंकर व्यवस्था भी बंद कर दी। तो इस हिसाब से ये जो करीबन 200-300 आदमी की बस्ती है तो यहाँ हर तरीके से मतलब इसको हर सुविधा का समाधान करना संकट का सामना करना पड़ रहा है। देखो मालिक पानी तो मार तो अब तो कौन काटा, अब तो कौन काटा मना गया 4-5 बना गया, 5 बना गया। मैं तो कौन पानी काटा और मार तो कुछ और बेचता हाथ को नहीं मार कर कुएं से पानी क्या काटो
बरियों काटा मैं डोल बरियों काटा और तो बच्चा टाबर काटे फाड़ तो भाई मैं तो कोई काम धंधो उड़ जावा तो भाई करा के छोरियां काट लाग रही है। सादुलपुर के पूर्व विधायक मनोज न्यांगली के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय ओबीसी आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर लोकेश कुमार प्रजापति से मुलाकात की और चूरू सहित प्रदेश के विभिन्न सीमावर्ती जिलों में विवाहित आरक्षित ओबीसी, एससी, एसटी महिलाओं के समक्ष सरकारी नौकरी व चुनाव प्रक्रिया में पेश आ रही गंभीर समस्या के यथाशीघ्र समाधान की मांग की। इससे पूर्व उन्होंने हाल ही में राष्ट्रीय ओबीसी कमीशन के डिप्टी चेयरमैन का पद ग्रहण करने पर डॉक्टर लोकेश को राजस्थानी साफा पहनाकर बधाई दी। डॉक्टर प्रजापति ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए बहुत जल्दी इस मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए। आज राष्ट्रीय ओबीसी आयोग के डिप्टी चेयरमैन डॉक्टर लोकेश प्रजापति जी से मैं हमारे राजस्थान की एक बहुत बड़ी समस्या को लेकर मिला। हमारे ओबीसी में, एससी में, एसटी में जो महिलाएं अदर स्टेट से हमारे विवाहित महिलाएं जो हैं उनको आरक्षण नहीं दिया जा रहा है और उस मांग को लेकर आज मैं उनसे मिला और उन्होंने सकारात्मक रूप से डिप्टी चेयरमैन साहब ने उस बात को बड़ा गंभीरता से लिया और आयोग में हमारे ज्ञापन को दर्ज करके उसकी सुनवाई करके और हमारे इस बात का फैसला आयोग करेगा कि ओबीसी कैटेगरी, एससी, एसटी की कैटेगरी की महिलाएं जो अदर स्टेट से हमारे राजस्थान में शादीशुदा होने के बाद आरक्षण नहीं मिलता है, उनको चुनाव में नहीं मिलता है, नौकरी में नहीं मिलता है, उस बात को लेकर हम आज मिले और भविष्य में इस लड़ाई को हम हमारी पूरी टीम को लेकर हमारे एडवोकेट हरदीप जी सुंदरिया, वेदपाल जी और मेरे साथ आए हुए पूरा प्रतिनिधि मंडल हम इस बात को अंतिम छोर तक लड़ाई लड़ेंगे और हमारे आने वाली उन महिलाओं को हम इस आरक्षण दिलाकर उनको नौकरी में और उनको चुनाव में भागीदारी मिले, इस बात की लड़ाई हम अंतिम चरण तक लड़ेंगे। हमारे पूर्व विधायक मनोज न्यांगली जी के नेतृत्व में अन्य पिछड़ा आयोग के जो वाइस चेयरमैन हैं लोकेश कुमार जी प्रजापति जी उनसे मिले हैं। माननीय हाईकोर्ट ने भी पहले दिशा निर्देश दिए थे कि इस मामले में जो आयोग गठित है आयोग ही कार्रवाई करे, तो प्रजापति जी ने आज इस मामले को यहाँ रजिस्टर करके कार्रवाई शुरू कर दी है। हमें उम्मीद है कि जल्द ही हमारे सीमावर्ती क्षेत्र से जो दूसरे स्टेट की यहाँ हमारे हुए हैं उनको नौकरी और चुनाव दोनों में आरक्षण मिलेगा। चूरू शहर के कई वार्डों में इकट्ठे हुए बरसाती पानी की निकासी हेतु आज भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया। पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण ने बताया कि बरसात का मौसम अभी प्रारंभ ही हुआ है। इस परिस्थिति में भी चूरू नगर परिषद की अकर्मण्यता के कारण आज शहर के कई इलाके जिसमें सुभाष चौक से दादाबाड़ी, झारिया मोरी रेस्ट हाउस व राजकीय भर्ती अस्पताल के आगे के इलाके बरसाती पानी से डूबे पड़े हैं और यहाँ के स्थानीय निवासी अपने घरों में कैद रहने पर मजबूर है। ज्ञापन में कलेक्टर सामरमल वर्मा ने घटनास्थल का दौरा करके बरसाती पानी भराव की समस्या से शहर को निजात दिलाने की मांग की है। इस अवसर पर प्रधान दीपचंद राहड़, नगर परिषद में प्रतिपक्ष नेता विमला गढ़वाल, पूर्व जिलाध्यक्ष वासुदेव चावला सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। चूरू में आधे से ज्यादा चूरू बरसाती पानी में डूबा पड़ा है। यहाँ की नगर पालिका जो है वो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। मोटरों के द्वारा पानी को पंप नहीं किया जा रहा, उनका सिर्फ और सिर्फ बिल उठाने का काम किया जा रहा है। सुभाष चौक एरिया, ताजूसा, तकिया और ऐसे कई निचले एरिया हैं जो पानी से भरे पड़े हैं। इनको पंप करके इनको आगे भेजना चाहिए। चांदना जोड़ा आज भी खाली पड़ा है, वहाँ ये पानी भेज दे। चांदनी चौक भी डूबा पड़ा है। ये सिर्फ और सिर्फ चूरू चौपाटी को बदनाम करने के लिए कि ये चूरू चौपाटी के कारण ये समस्या है। मैं आपसे निवेदन करूं, चूरू चौपाटी 4 साल पहले बन गई। 4 साल पहले ऐसी समस्या नहीं आई, 3 साल पहले समस्या नहीं आई, 2 साल पहले समस्या नहीं आई। जब चूरू चौपाटी का उद्घाटन हो गया उसके बाद ही समस्या आई क्या? ये चूरू चौपाटी और चूरू चौपाटी के विजन को बदनाम करने का चूरू नगर पालिका और उसके सभापति का षड्यंत्र है जिसके तहत ये काम कर रहे हैं। मेरा इनसे आग्रह है कि राजनीतिक लड़ाई अपन अन्य मुद्दों पर लड़ेंगे। चूरू के विकास और चूरू की जनता के लिए हमें एक होकर लड़ना चाहिए। जो आज बरसाती पानी जो रुका हुआ उसे तुरंत पंप करके उसे दूसरी जगह निकाला जाए ताकि चूरू सुभाष चौक क्षेत्र, चांदनी चौक
ताजुसा तकिया इस क्षेत्र के लोगों को जो तकलीफ हो रही है उस तकलीफ से निजात मिले। आज चूरू में कल बरसात हुई, इससे व्यवस्था है जो आपके सबसे छिपी नहीं है, मीडिया वालों को सबको पता है, पूरे शहर में त्राही मच रही है। ऐसा कोई मोहल्ला नहीं है जिसमें पानी कहीं रुका हुआ नहीं है। और सभापति महोदय ट्रैक्टर पे चढ़ के फोटोआ खिंचाने का काम करती है, काम करना तो आता नहीं है, सिर्फ जा करके फोटोआ और मीडिया के सामने आके अपने फोटो खिंचा के दिखाती है शहरवासियों को कि मैं काम कर रही हूँ। तो काम है तो मोटरें बंद है, पानी की आज जो हालत है वो आप देख रहे हैं। और कौन सा मोहल्ला ऐसा है जहाँ पर महिलाएं और सुरक्षित है, जो बच्चे भूखे मर रहे हैं, महिलाएं रोटी नहीं बना सकते, रसोइयों तक पानी गए, तो इसकी व्यवस्था कौन करेगी? आज सभापति की जिम्मेवारी है, इसलिए ये जाकर के बीच में खड़ी हो और ये काम करावे ताकि उसको पता चले कि काम कैसे होता है। तो काम तो कराने वाले ही कराएंगे, पर आज सभापति से हम कलेक्टर साहब को निवेदन करने आए हैं कि उसको चेता कराओ और जगाओ सुते हुए को कि आज शहर की व्यवस्था है, उसको तुरंत प्रभावित ठीक करें, नहीं तो हालत खराब हो जाएगी। बरसात अभी और आने वाली है, अभी बरसात का मौसम है, इसलिए उसको दुरुस्त करवाएं। तारानगर के उपखंड कार्यालय में अखिल भारतीय किसान सभा कमेटी द्वारा आज 9 सूत्री मांगों को लेकर चल रहे धरने ने 8वें दिन विशाल रूप ले लिया। किसानों ने आज उपखंड कार्यालय पर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। कामरेड निर्मल कुमार प्रजापत ने बताया कि प्रशासन से हुई वार्ता में 9 मांगों में से 6 मांगों पर सहमति बनी है, जिसको लेकर धरना स्थगित कर दिया गया है। इस मौके पर चिमनाराम पांडर, रामस्वरूप सहारण, विक्रम सोनी सहित सैकड़ों किसान मौजूद रहे। किसानों का पिछले 20 जुलाई से एसडीएम कार्यालय पे धरना चल रहा था, जिसके ऊपर आज एसडीएम कार्यालय का घेराव किया गया। जमाबंदी को लेकर के जो इशू चल रहे थे उसके ऊपर पहले ही राज्य सरकार के साथ, प्रशासन के साथ बातचीत हो गई थी। आज जो सीएचसी सेंटर पे जिन लोगों ने बीमा करवाया है और जिन्होंने 17 जून से लेकर के 20 जुलाई तक साधारण जमाबंदी अपलोड कर दी है, उनके लिए एडिटिंग का ऑप्शन क्रिएट किया गया है। तो जिन्होंने साधारण जमाबंदी अपलोड की है वो 31 जुलाई तक अपनी बैंकों में जाकर के उसमें डिजिटल जमाबंदी या प्रमाणित जमाबंदी अपलोड करवा सकते हैं, ये सहमति बनी है। इसके साथ साथ रबी 17-18 से लेकर के अब तक जितना भी फसलवार हर पटवार हल्के का कितना क्लेम बनता है उसकी सूची 2 दिन के बाद, आज जो सूची दे रहे थे वो पूरी तरह तैयार नहीं थी, 2 दिन बाद ये सूची एसडी महोदय के पास पहुंच जाएगी। उसके बाद हमें किसानों को भी वो मिल जाएगी, उसमें कोई सहमति बनी है। और इसके साथ साथ जो बकाया क्लेम का इशू है उसके ऊपर बहुत सारी बैंकों ने किसान का प्रीमियम रिफंड किया है। हमने ये कह दिया हम किसी भी सूरत में प्रीमियम रिफंड नहीं लेंगे, किसान को उस क्लेम की एवज में क्लेम देना होगा, जिसके लिए सरकार को लिखित में एसडीएम साहब ने भेज दिया। और जिन किसानों का पोर्टल पे अपलोड नहीं किया उनकी सूची अलग से हमने भी प्रशासन को सौंपी है, बैंकों ने भी सौंपी है, और जिनका प्रीमियम नहीं कटा उनके लिए भी अलग से सूची तैयार करके प्रशासन को दी है। प्रशासन ने उसके लिए कुछ समय मांगा है। इन तमाम मुद्दों के ऊपर सहमति बनने के बाद धरना एक बार के लिए स्थगित कर दिया है और 9 तारीख को जो राष्ट्रीय आह्वान है किसान सभा और जन संगठनों का, उसको लेकर एसडीएम कार्यालय पे दोबारा इन निर्णयों की समीक्षा, इन प्रोग्रेस जो अब तक की रही है उसकी हम समीक्षा करेंगे। भादरा के पंजाब नेशनल बैंक शाखा नेठराना के सामने सोमवार को किसानों ने खरीफ फसल 2020 का फसल बीमा क्लेम खाते में नहीं डाले जाने से आक्रोशित होकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं बैंक मैनेजर द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिए जाने के कारण किसान अनिश्चित काल के लिए धरने पर बैठ गए। किसानों ने बताया कि बार बार मांग करने के बावजूद बैंक उनके खातों में उनके बीमा का भुगतान नहीं कर रहा है। नेठराना गांव की पंजाब नेशनल बैंक की शाखा के सामने सैकड़ों की संख्या में किसान भाई इकट्ठा हुए, जिन्होंने मांग की है कि जो फसल बीमा जो किसानों का आया है अब तक जो बैंक की तरफ से जो है किसानों के खाते में नहीं डाला गया है, तो किसानों ने मांग रखी है कि तुरंत जो है आने वाले 3 दिन के अंदर उनका जो बीमा उनके खाते में डाला जाए। और उसके साथ साथ कई अन्य मांगें भी किसानों ने जो उठाई है, उसमें जो दूसरी मांग है कि पासबुक में एंट्री नहीं कर रहे हैं बैंक कर्मचारी, पिछले 2 साल से लगातार आनाकानी कर रहे हैं, और हज़ारों की संख्या में जो ग्रामीण हैं वो पासबुक लेके आते हैं। करीब 20-25 हज़ार खाते इस बैंक के अंदर हैं, और 2 साल से एंट्री नहीं किया तो लोगों के पास कोई हिसाब किताब नहीं है, खाते में कितना पैसा है,
खाते में उनके लेन देन में क्या पैसा कटा है, कितना बैंक ने काटा है, कोई हिसाब नहीं है। और इस जानकारी के अभाव में जो ग्रामीण हैं वो परेशान है, उनको पता भी नहीं लगता है कि बैंक उनके साथ किस तरीके से उनके खाते से पैसे उड़ा रहा है और उनके खाते में कितना पैसा है, बीमा कितना आया, ब्याज कितना आया, कोई किसी भी तरीके की जानकारी नहीं है। तो किसानों ने मांग रखी है कि तुरंत प्रभाव से जो है बैंक मैनेजर जो एंट्री की जो मशीन जो है लाकर उसको एंट्री चालू करे। राज्य सरकार के निर्देशानुसार चूरू नगर परिषद में हाल ही में मनोनीत हुए सदस्य शिव कुमार शर्मा, अशोक पवार एवं उस्ताफ बानो को उपखंड अधिकारी IAS अभिषेक खन्ना ने आज पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद नगर परिषद सभागार में सभापति पायल सैनी के मुख्य आतिथ्य में आयोजित समारोह में सैनी ने कांग्रेस नेता रफीक मंडेलिया का आभार व्यक्त करते हुए मनोनीत सदस्यों को बधाई दी और कहा कि वे सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने तथा हर पीड़ित और जरूरतमंद व्यक्ति को योजनाओं का लाभ दिलाकर उन्हें लाभान्वित करने का पूरा प्रयास करेंगे। इस अवसर पर पार्षद यूसुफ खान मोयल, पूर्व पार्षद रमजान खान, पार्षद अनीश खान एलमान सहित अनेक पार्षद एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। मैं विधि द्वारा भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं पद के कर्तव्यों का जिसे मैं ग्रहण करने वाला हूँ सत्यनिष्ठा से निर्वहन करूंगा। मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं स्वच्छता के प्रति प्रतिबद्ध रहूंगा और इसके लिए समय समर्पित करूंगा। चूरू के पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज में आज भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष अख्तर खान के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने APJ अब्दुल कलाम की शहादत दिवस को पौधरोपण करके मनाया। पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण ने कहा कि आज के युग में प्रकृति को अगर बचाया जा सकता है तो प्रत्येक मनुष्य को अपने क्षेत्र में पौधरोपण करना चाहिए, जिससे पर्यावरण दूषित होने से बचाया जा सकता है। इस अवसर पर मोर्चा के जिला अध्यक्ष वासुदेव चावला, भाजपा महामंत्री नरेंद्र काछवाल, मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल गजेंद्र सक्सेना सहित कई लोग उपस्थित रहे। फक्र की बात है कि मिसाइल मैन के नाम से जाने वाले APJ अब्दुल कलाम साहब का शहादत दिवस है और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से हमने उन्हें पौधारोपण कर इस शहादत दिवस को मनाया है। कलाम साहब कहते थे सपने वो नहीं होते जो सोते हुए लेते हैं, सपने वो होते हैं जो जाग कर लिए जाते हैं। हमारे कलाम साहब की इन बातों को याद रखकर आज हम सब ने अल्पसंख्यक मोर्चा भाजपा परिवार ने कलाम साहब को याद किया है। हमारा सौभाग्य है और हम भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने कलाम साहब की पखर और कलाम साहब के नेतृत्व को संभाला और उन्हें 11वें राष्ट्रपति से नवाजा था, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। सरदारशहर के ओसवाल बड़ा बास पंचायती भवन में आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा नेता अशोक पीचा ने कहा कि नगर पालिका की 100 दिवसीय कार्य योजना फ्लॉप शो हो गई है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका की ओर से 200 करोड़ की सीवरेज योजना में गंदा पानी डाल दिया गया, जिससे यह योजना फेल हो सकती है। इस प्रकार के कृत्य करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष राकेश टाक ने कहा कि नगर पालिका सरदारशहर के खसरा नंबर 10 में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के संरक्षण से अवैध अतिक्रमण हो रहे हैं, लेकिन नगर पालिका का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। सरदारशहर नगर पालिका के चुनाव होने के बाद में कांग्रेस की नगर पालिका द्वारा 100 दिन की कार्य योजना पत्रकारों के माध्यम से जनता से अपील की गई थी कि हमने आने वाले 100 दिन में ये काम करेंगे। जब भारतीय जनता पार्टी के पास उन्होंने आकलन किया कि 100 दिन में जिस काम की भी घोषणा की थी वो घोषणा तो बहुत दूर की बात है, लेकिन जो पीछे जो काम चल रहे थे वो भी सफाई की जैसे व्यवस्था है, पानी निकासी की व्यवस्था है, लाइटिंग की व्यवस्था है, पीछे से भी ज़्यादा बदतर हो गई, ज़्यादा खराब हो गई। और विशेष तौर से बरसात के पानी का उन्होंने मोटिव उठाया। हमारे समय में हमने एक नाले की स्वीकृति दी। आज वो नाला धीरे धीरे रफ्तार से, कि बीच में कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई, नगर पालिका भंग हो गई, रफ्तार एकदम धीमी करवा दी। धीमी कराने के बाद भी आज भी धीमी गति से चल रहा है।
लेकिन अचंभे की बात यह है कि जो कम से कम 200 करोड़ की योजना सरदार शहर नगर के क्षेत्र के लिए सीवरेज की जो योजना थी, इस मामूली बरसात का पानी, गंदगी, प्लास्टिक की थैलियाँ, कचरा सीवरेज के सारे चैम्बर खोल के मार्केट के और उनमें पानी डाल दिया गया। जो इस सीवरेज योजना को मैं ये कह रहा हूँ ब्लास्ट की ओर ले जा रहे हैं। इतना नुकसान सरदार शहर का हो जाएगा, वो सारी चौक होगी, उसकी सफाई कौन करेगा? कहीं तो 40 फीट गहरे खड्डे हैं, कहीं 30 फीट गहरे खड्डे हैं, वहाँ पानी वो चला गया, गंदगी चली गई। जबकि बरसात के पानी के लिए जो नगर पालिका द्वारा पूर्व में नालियाँ बनाई गई थी, बरसात का पानी उनमें जाना था, बाथरूम का और लेटरिन का पानी सीवरेज में जाना था। ये सारी गंदगी सीवरेज में डाल दी। ये अतिशयोक्तिपूर्ण कार्य है और मैं इस बात की निंदा भी करता हूँ। जिन्होंने ये कृत्य किया उनके खिलाफ FIR भी होनी चाहिए। राजलदेसर नगर पालिका चुनाव के बाद पहली बार नगर पालिका के नगर मंडल की बैठक आज पालिका अध्यक्ष गंगा देवी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में अधिशासी अधिकारी तौफीक अहमद ने सर्वप्रथम ठोस कचरा प्रबंधन एवं गंदे पानी की निकासी के लिए गोचर भूमि का आवंटन कराने के लिए प्रस्ताव रखा, जिसे वोटिंग करवाकर पारित किया गया। बैठक में प्रस्तावित 8 एजेंडों में से 6 एजेंडे में मुख्यतः गंदे व बरसाती पानी की निकासी के रहे। इस अवसर पर नगर पालिका के कनिष्ठ अभियंता अनिल जाटव, नगर पालिका उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश घिंटाला, कांग्रेसी पार्षद जब्बार खोखर आदि उपस्थित थे। बोर्ड के प्रथम सत्र की प्रथम बैठक थी, जिसमें से 8 एजेंडे थे और उनमें से 3 एजेंडों पे वोटिंग हुई और 5 एजेंडे सर्वसम्मति से पास किए गए। नगर पालिका राजलदेसर कौन कौन से एजेंडे थे जो सर्वसम्मति से पास किए गए? एजेंडा जो क्रम संख्या 4, 5, 6, 7, 8 पे तो सर्वसम्मति से किए गए, 1, 2, 3 पे वोटिंग हुई। इसमें किसी प्रकार का कोई विवाद? नहीं, कोई किसी प्रकार का विवाद नहीं है। किसी पार्षद ने कोई राय मशवरा दिया? सुझाव दिए कुछ पार्षदों ने, उनकी सुझाव लिखित में ले लिए हैं। बोर्ड मीटिंग की प्रोसीडिंग में लेकर उनको इम्प्लीमेंट कर देंगे। नगर पालिका की प्रथम मीटिंग थी राजलदेसर में, नगर पालिका की प्रथम मीटिंग थी। बढ़िया तरीके से मीटिंग चली। कुछ बिंदु ऐसे थे जो अध्यक्ष महोदय ने ये साहब से पूछे गए थे, इस बिंदु पर हमें जवाब दे, और मीटिंग शांतिपूर्ण हुई, अच्छी तरह से हुई। बैठक आयोजित की गई जिसमें आज मुख्य एजेंडों पर चर्चा की गई। पक्ष विपक्ष ने सभी मुद्दे सर्वसम्मति से पारित किए गए, जैसे गांव में गंदे पानी निकासी मामला हो, कचरा संग्रहण जो ठोस प्रबंधन है उस पर सभी ने विचार, और गांव की भलाई के लिए और जो बाहर कॉलोनी में बचे हैं उन पर पानी, बिजली पानी कनेक्शन की जो है व्यवस्था हो रखी थी, उनको वो भी एजेंडा पारित किया गया है। तो इसे सभी को लाभ मिलेगा। सभी पार्षदगण, चेयरमैन महोदय, अध्यक्ष महोदय और सभी पीओ साहब, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप मीडिया पत्रकार लोग बहुत बहुत आभार। चूरू महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से आज उपखंड अधिकारी अभिषेक खन्ना की अध्यक्षता में ब्लॉक स्तरीय अभिसरण की बैठक आयोजित की गई, जिसमें पंचायती राज, चिकित्सा, शिक्षा, जलदाय, समाज कल्याण व कृषि विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में खन्ना द्वारा पंचायती राज विभाग के लंबित विषय पर चर्चा की गई। उन्होंने प्रथम सप्ताह पूर्ण करने एवं विभिन्न योजनाओं के उचित प्रचार प्रसार हेतु विभागों को पाबंद किया तथा साथ ही न्यूट्री गार्डन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इत्यादि विषयों पर चर्चा की। जिला मुख्यालय स्थित राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम आगार के परिसर में आज समाज सेवी व पर्यावरण प्रेमी शिक्षक बाबूलाल तूनगरिया ने चले प्रकृति की ओर अभियान के तहत मुख्य प्रबंधक अनुपमा सारस्वत के सानिध्य में आम व अशोक के पौधों का रोपण किया। इस दौरान मुख्य प्रबंधक सारस्वत ने तूनगरिया के इस अभियान की सराहना करते हुए कहा कि पेड़ और पौधे वास्तव में मानव के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। ऐसा स्थान जहां पेड़ न हो प्राकृतिक रूप से दुखद प्रतीत होता है, जबकि अच्छी संख्या में पेड़ों से घिरा हुआ स्थान स्वतः ही जीवंत और रहने लायक हो जाता है। इस अवसर पर वित्त प्रबंधक चंद्र प्रकाश शर्मा, यातायात प्रबंधक मनीष सागवान, यादवेंद्र सिंह सहित आगार के कर्मचारीगण उपस्थित थे। वृक्षारोपण में हमें बाबूलाल जी तुनगरिया जो हैं, ये जाने माने शिक्षाविद हैं। यहाँ पे ये हमेशा से पर्यावरण को लेकर बड़े जागरूक रहते हैं। पूर्व में भी इनके द्वारा करवाया गया था। आज फिर से क्योंकि बारिश का मौसम है तो हमारे पूरे स्टाफ ने इनके सहयोग से वृक्षारोपण किया यहाँ पे प्रांगण में, जिसके लिए हम इनके आभारी हैं। और कोविड की तीसरी लहर को देखते हुए जागरूकता बनाए रखना अति आवश्यक है, जिसके संबंध में मास्क का भी पुनः वितरण किया गया, जिसके लिए निगम प्रशासन फिर से इनका आभारी रहेगा।
रतनगढ़ के उपखंड कार्यालय में आज सैनिक कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर पर हुए हमले का विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। संगठनों द्वारा दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि जयपुर से दिल्ली जाते समय शाहजहांपुर बॉर्डर पर बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर के साथ किसानों के नाम पर असामाजिक तत्वों ने झड़प की और बाजोर की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए तथा मारपीट की। इस मौके पर श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना, क्षत्रिय राजपूत महासभा सहित विभिन्न संगठन के लोग उपस्थित थे। एसडीएम साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री साहब को ज्ञापन दिया गया, जिसमें राजपूत समाज के भामाशाह जिन्होंने कोरोना काल के समय 10 करोड़ रुपए अपने व्यक्तिगत पैसों में से, जबकि शहीदों के लिए राजस्थान के जो भी शहीद हुआ किसी भी जाति धर्म का, उसके लिए मूर्ति बनाकर उसके गांव में स्थापना की गई। उनके खिलाफ बॉर्डर पर जो असामाजिक तत्वों ने हमला किया, उनको जल्दी से जल्दी मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि उनको गिरफ्तार किया जाए। इसके लिए ज्ञापन दिया। राजस्थान सरकार में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री रघु शर्मा का जन्मदिन चूरू में धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर कांग्रेस के विभिन्न संगठनों द्वारा अनेक कार्यक्रम रखे गए। आईटी सेल द्वारा शहर के प्रमुख स्थलों पर होर्डिंग बैनर लगाए गए। नई सड़क स्थित कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस पदाधिकारियों द्वारा केक काटकर एवं मिठाई खिलाकर जन्मदिन मनाया गया। वहीं चूरू ब्लॉक सेवा दल द्वारा बाड़ी, तेलियान और पुलिस थाने के बाहर पौधरोपण किया गया। जिला मुख्यालय स्थित श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी विद्यालय में आज विज्ञान वर्ग में 100% अंक हासिल करने वाली 2 छात्राओं का सम्मान ट्रस्ट के सूरजमल सोराणा के द्वारा किया गया। संस्था प्रधान जगदीश प्रसाद जांगीर ने बताया कि विद्यालय की प्रियंका बालान एवं प्रियंका ओझा ने 12वीं विज्ञान वर्ग में 100% अंक प्राप्त किए हैं। इस अवसर पर प्रधानाचार्य बाल विहार प्रेम सिंह राठौड़, ट्रस्ट सदस्य रविंद्र सिंह शेखावत, सुरेश कुमार शर्मा आदि मौजूद रहे। आज हमारे विद्यालय में 2 प्रतिभाओं को विद्यालय के संस्थापक एवं अध्यक्ष श्रीमान डॉक्टर सूरजमल जी सोराणा द्वारा इन प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया है। इन दोनों छात्राओं ने, जो दोनों प्रियंकाएँ हैं, इन दोनों ने 12वीं विज्ञान में हिंदी मीडियम में हर एक विषय में 100% यानी 100% अंक प्राप्त करके इन्होंने विद्यालय में पहला स्थान प्राप्त किया है। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हमारे बोर्ड एग्जाम में 100% अंक आए हैं और हमें इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है। इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे टीचर्स का है। जो हमारे साइंस फैकल्टी के टीचर्स हैं बहुत ही अच्छे हैं और मेहनती हैं। उन्होंने हम पर पूरा ध्यान दिया, इसीलिए हम इतने अंक हासिल कर सके तथा हमारे पेरेंट्स का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। मेरे पास कहने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ थैंक यू सो मच जरूर है सब टीचर्स के लिए। फर्जी डीटीओ बनकर ट्रक चालकों से अवैध वसूली करने के मामले में करीब 4.5 वर्ष से फरार चल रहे आरोपी को रतनगढ़ पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर आज न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। पुलिस ने बताया कि रतनगढ़ पुलिस थाने में 4 फरवरी 2017 को पल्लू के गांव रत्ना देसर दूधली निवासी 25 वर्षीय बलराम जाट ने बीरमसर के पास वाहन चालकों से अवैध वसूली करने का आरोप लगाते हुए 3 लोगों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाया था। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने इस प्रकरण में 2 लोगों को पूर्व में ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन जयपुर के लोहा मंडी निवासी एक व्यक्ति मामला दर्ज होने के बाद से फरार चल रहा था।